वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज जाओ, वेलकम वेलकम टू द क्लास एवरीवन। कल आप लोगों को मैंने एक दिन की छुट्टी दी थी। उस एक दिन की छुट्टी में पढ़ाई की कि नहीं सबने? हाँ, ऐसा तो नहीं था कि तुम लोग गायब हो गए इधर उधर। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड एंड यस, वेलकम बैक टू द Academy's platform. I hope वनक्कम मैम, वनक्कम वनक्कम एवरीबॉडी, वनक्कम एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो तुम लोग? कहीं तुम लोग कल छुट्टी तो नहीं मार ली तुम लोगों ने? देखो, तुम लोगों को पता है मैडम संडे को भी छुट्टी नहीं देती है, समझ गए? संडे को भी पकड़ पकड़ के तुमको स्टैंडर्ड पढ़ाएगी। तो जितने भी बच्चे आज तुमको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ, तुम लोगों के भर भर के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। मैडम स्टैंडर्ड के लेक्चर को क्या कंटिन्यू नहीं करोगी? क्या आपने हमें धोखा दे दिया? क्या आप हमें स्टैंडर्ड अप नहीं पढ़ाओगी? बच्चों, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं संडे को, हर संडे को 10 बजे 10 AM से आपको ऐसे पढ़ाऊंगी। आपके कॉम्बैट के पहले आपको छोड़ दूंगी, डोंट वरी। कॉम्बैट 12 बजे होता है ना, तो 10 बजे से हम पढ़ेंगे। 10 से एक डेढ़ घंटा का हम रोज हर संडे डेढ़ घंटे का सेशन लेंगे, जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। समझ गए क्या तुम लोग? सुनो, आज क्या तारीख है? अभी तुम लोगों को मैं एकदम लगाने वाली हूँ। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? सुनोगे मेरी बात? मैंने तुम लोगों को बोला था 14th को है अपना ऑडिट का टेस्ट। बच्चों, आज तो 13 तारीख है ना। कल और थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया है, सुन लो। जो अपना कल ऑडिट टेस्ट होने वाला है, सबसे पहले सिर्फ वो एक चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 का ही टेस्ट होने वाला है, 2 चैप्टर का नहीं होगा, एक चैप्टर का होगा। क्योंकि सबको लग रहा है चैप्टर नंबर 1 थोड़ा वास्ट है, थोड़ा अच्छे से टेस्ट लेंगे हम। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा 14th, जो कि कल है, 3 बजे होगा, 3 PM। समझ गए? वैसे तो कल की क्लास में मैं तुमको याद दिला दूंगी, और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज पढ़ के आना। पढ़ के अगर नहीं आने वाले हो तो कोई मतलब नहीं बनता। मैम संडे को आफ्टरनून में ले लीजिए क्लास। अरे बच्चों यार, मैं तुम लोग थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो यार। सिर्फ सेल्फिश हो, खुद के बारे में सोचते रहते हो। मैडम का भी तो संडे है, सुबह सुबह ले लो यार, सुबह सुबह पढ़ लो। क्या जा रहा है तुम्हारा? बता दो। मैडम को भी थोड़ा दिन चिल करने दो ना यार संडे को। क्या यार बच्चों, यार नहीं मैडम प्लीज यार, आफ्टरनून में ले लो ना यार। अरे बच्चों, आ जाओ ना यार सुबह सुबह। मेरा भी काम तुम लोग को पढ़ाएगा, पढ़ाने का। सुबह सुबह फ्रेश होके पढ़ाऊंगी। हाँ, मैम को भी चिल करना रहता है, सिर्फ तुम ही चिल करोगे क्या? मैडम चिल नहीं करेगी? हाँ, एकदम स्वार्थी हो यार तुम लोग, बहुत स्वार्थी हो, देख रही हूं मैं। स्वार्थीपन दिख रहा है तुम्हारा मुझे। चलो ठीक है, आइए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 के कुछ पार्ट्स रह गए थे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैम मेरा क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, शर्लॉक आया हमारी क्लास में। अरे शर्लॉक, वेलकम टू द क्लास। आपको हमने बहुत मिस किया। मैं बीच बीच में बहुत बच्चों से पूछती रहती थी कि तुम कहाँ गायब हो गए। आर यू डूइंग फाइन? आई होप कि आप अच्छे हैं। आई होप आपकी यू हैड कोरोना, आई गॉट टू नो। आई होप दैट योर हेल्थ इज डूइंग फाइन नाउ, राइट? अच्छा चलो, आई होप दैट यू आर फाइन। मैम टेस्ट के बारे में नहीं पता? कैसे नहीं पता तुम लोगों को? अभी तो मैंने बताया, ऑडिट टेस्ट होने वाला है, 14 तारीख को होने वाला है, जो कि कल है। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होने वाला है, और जिसने भी गड़बड़ की टेस्ट में, जो पढ़ के नहीं आया, उसको वर्चुअली मैम लगाती भी है, आप लोग को पता ही है। 3 बजे होगा। मैम कैसे रिकवर करूं ग्रुप 2 का? शर्लॉक कोई बात नहीं, तुम पर्सनली मेरे से बात करना, मैं तुमको बताऊंगी। टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना है। अपने पास टाइम है, अपने कवर करेंगे, टेंशन मत लेना। आई एम देयर फॉर यू, आई विल गिव यू अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। डोंट वरी, डोंट वरी। एमसीक्यू होंगे बच्चों, एमसीक्यू होंगे। आई विल गेट इन टच विद यू शर्लॉक, डोंट वरी। चलो आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। हमने अपनी क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है ऑडिट का, हम लोगों ने पढ़ लिया। स्कोप का मेमोरी टेक्निक था स्कोल्ड। आगे बढ़ेंगे। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। 2 तरह की ऑडिट होती है, सब लोगों को पता है। कल के टेस्ट में बहुत सारी चीजें पूछूंगी, गलत किया तो चपेड़ खाओगे मेरे से। एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिट के? एडवांटेजेस वो भी आपने पढ़े थे। टोल्ड बिग स्कैम, राइट? आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज एसक्यूसी, ये वाला स्माइली क्यों भेज रहे हो तुम लोग, बताना मेरे को जरा। एक तो चोरी, ऊपर से ये स्माइली भी भेजोगे? हाँ, तुम लोगों की मुझे क्लास लेनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। टेस्ट अनअकैडमी पे नहीं होगा बच्चों, यूट्यूब पे होगा टेस्ट। यूट्यूब पे 3 बजे कल टेस्ट होगा, यूट्यूब पे 3 बजे टेस्ट होगा। अच्छा सुनो, अपने एसक्यूसी आज पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट SQC1 का, जिसमें आप लोगों के ब्रेन फ्रीज हो जाते हैं और हमें मैडम समझ में आना बंद कर जाता है। ये एलिमेंट्स क्या है, एक एक करके जरा एलिमेंट पढ़ा दो। तो आज ये एलिमेंट्स पहले पढ़ेंगे और ये वाला स्माइली छोड़ के ये वाला स्माइली देना सीखो, समझे तुम लोग? एलिमेंट्स, हाँ अवार्ड दोगे तुम लोग, बहुत होशियार बच्चे हो। SQC1, टाइम नहीं चेंज हुआ बच्चों, 10:45 तो आती हूँ मैं रोज। टाइम कैसे चेंज हो गया? 10:45 आती हूँ ना रोज मैं। और 3 बजे यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे मैं 3:30 ले रही थी ना, 3 बजे लूंगी। कल मेरा थोड़ा प्लस का क्लास है, इसलिए 3:30 से मैंने 3 बजे कर दिया। तो 3 से 4 हम टेस्ट लेंगे, पढ़ के आना। अब चालू करें? अगर तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हो, तो ये जो पॉइंट है जो आप लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ जाता है, मैडम प्लीज इसे पढ़ा दो, तो आज इसे पढ़ेंगे। पहले आओ, पहले पढ़ो, उसके बाद तुम्हारे क्वेरीज दूंगी। हाँ जी, होने वाला है, होने वाला है, रैपिड फायर होने वाला है सर। तेजस सर को बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रैपिड फायर में। सर का देखते हैं क्या आंसर देते हैं सर, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इस पॉइंट का ना सबसे पहले मतलब समझ लो, ये पॉइंट क्या बोलता है। पहले SQC1 क्या होता है पहले वो समझ लो। अगर ये बेसिक समझ में आया, तब आगे के पॉइंट समझ में आएंगे। SQC1 क्या बोलता है, किस बारे में बात करता है? SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 है, जो बोलता है कि फर्म, कोई भी ऑडिट फर्म, सुनना ऑडिट फर्म, सुन, SQC1 बोलता है, सुन ऑडिट फर्म इधर आना। अगर तू कोई रिव्यू की सर्विस प्रोवाइड करे, अगर तुम कोई ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करो, अगर तुम कोई अश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करो, या अगर तुम कोई अदर सर्विस प्रोवाइड करो, मतलब ऑडिट फर्म तुम चाहे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे ऑडिट की, चाहे रिव्यू की, चाहे कोई अदर सर्विस आप प्रोवाइड करो, ये मेंटेन करना, मतलब ये इंश्योर करना कि आप क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखें। लैग हो रहा है क्या? अगर किसी का लैग हो रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरी तरफ से तो लैग नहीं हो रहा, क्योंकि चलो ठीक है, आ जाओ, अपना रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो पेज। चलो, SQC1 क्या बोलता है, अब समझ में आया? SQC1 का आपको मतलब समझना जरूरी है। SQC1 स्टैंडर्ड है, किस पे स्टैंडर्ड है? क्वालिटी कंट्रोल पे। कि ऑडिट फर्म, चाहे तुम कोई भी सर्विस दे दो, चाहे तुम ऑडिट की सर्विस दे दो, चाहे तुम रिव्यू की सर्विस दे दो, चाहे तुम अश्योरेंस की सर्विस दे दो, चाहे तुम कोई अदर सर्विस दे दो, ये इंश्योर करना कि तुम क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करो। मतलब तुम क्वालिटी की सर्विस दो, ऐसे कोई बिना क्वालिटी की सर्विस मत देना। तुम ये इंश्योर करना, चाहे तुम ऑडिट की सर्विस दो, चाहे अश्योरेंस की दो, चाहे रिव्यू की दो, चाहे कोई दूसरी सर्विस दे दो, पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सर्विसेज की। ये SQC1 बोलता है। समझ में आ गया यहां तक? तो यार, फर्म बोला, यार SQC, मैं क्वालिटी की सर्विस तो दे दूंगा, पर किन मैटर्स पे क्वालिटी मेंटेन करनी है जरा ये तो बता दो। ऑडिट फर्म क्वेश्चन में आ गई, ऑडिट फर्म कंफ्यूज हो गई। ऑडिट फर्म्स बोली, यार SQC1 किन चीजों में क्वालिटी मेंटेन करें? तुम मुझे बताओ, SQC1 किन चीजों में क्वालिटी मेंटेन करनी है? तो SQC1 ने कुछ मैटर्स बताए कि इन मैटर्स में आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है। कौन से मैटर्स थे वो? एक तो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। मैम ये आपने तो इतने जल्दी जल्दी पढ़ दिए, इनका मतलब कौन बताएगा? इनका मतलब भी मैं ही पढ़ाऊंगी, एक एक पॉइंट को डीपली पढ़ते हुए जाएंगे। तो आपको ये क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला? SQC1 ने फर्म्स को बुलाया और बोला, फर्म यार तुम ऐसी सर्विस दे देते हो, ऐसे मत करो यार, चाहे ऑडिट की सर्विस दो, चाहे अश्योरेंस की दो, चाहे ब्ला ब्ला कोई भी सर्विस दो, पर तुम जरा क्वालिटी की सर्विस दे देना, ठीक है? ये SQC1 ने फर्म को बोला। फर्म ने बाद में क्या पूछा, SQC1 जरा रुको रुको, जरा मेरे को बताओ किन मैटर्स में क्वालिटी मेंटेन करनी है? तो SQC1 ने क्या जवाब दिया, बच्चों इन मैटर्स में तुम्हें क्वालिटी मेंटेन करनी है। अब एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन दी फर्म। अरे ये पॉइंट कहां गया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एक मिनट। अरे यार बच्चों यार, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। पहले पहले जरा ना ये वाले पॉइंट पढ़ लो, ये 2 पॉइंट बाद में लिखे हुए हैं शायद, इसके बाद में लिखे हुए हैं। पहले थर्ड पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब क्या? थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर ये ऊपर वाले 2 पॉइंट लेती हूँ। SQC1 बोलती है ऑडिट फर्म्स को, ऑडिट फर्म जरा लालची मत हो जाना। मतलब आप मान लो आपकी क्रश, कोई तो क्रश होगी आपकी, आपकी क्रश होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड के पापा थे, उसने बोला, गर्लफ्रेंड के पापा थे, बोले अरे ऑडिटर है ना तुम्हारा, ऑडिटर है, उसको जरा बोलो
हमारे फॉर्म की आके ऑडिट कर दे। तो तुम लोग भावनाओं में बह मत जाना, मतलब जस्ट बिकॉज गर्लफ्रेंड के पापा ने बोला है ऑडिट करने के लिए, इसलिए भावनाओं में बहना नहीं है। आपको ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना जरूरी होता है। आप ऐसे नहीं है कि बस उसने बोल दिया तो तुम जाके ऑडिट कर दिए, या लालची हो गए कि चल पैसा मिल रहा है ऑडिट कर लेते हैं। नहीं, ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले या पुरानी ऑडिट के अपने रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। क्रश इज इक्वल टू मनी, क्रश इज इक्वल टू चपेड़ ऑल्सो, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एन ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले शैल ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर इट शुड एक्सेप्ट द ऑडिट और विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब लालची होके ऑडिट को एक्सेप्ट मत कर लेना बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट। ऑडिट को करने से पहले, ऑडिट को करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन को जरूर जान लेना। ऐसे इसके जैसे लालची मत हो जाना। ये बोलता है यार इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा मैं। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आया क्या, मैडम कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, जरा हमें बता दो। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द ऑडिटर ऑब्टेन विच हेल्प्स हिम इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑडिट और नॉट। मैम कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें, आप ही बता दो मैडम, मैं तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, तो कौन सी करनी होती है जरा देखो। एसक्यूसी वन ने जो जो बोला है वो हम देख लेते हैं। एसक्यूसी वन बोलता है कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी है। ये इंफॉर्मेशन के बुलेट में नीचे पॉइंट्स लिखे हुए। पहला, ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो आपके ओनर्स हैं, मतलब जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके जो ओनर्स हैं, उनके जो की मैनेजमेंट है, उनकी जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, जो बड़े जो लोग हैं लेवल के, उनकी इंटीग्रिटी को चेक कर लेना। मतलब सामने वाला आदमी जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हो, सामने वाली एंटिटी जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हो, उसकी इंटीग्रिटी चेक कर लेना। मतलब ये चेक कर लेना सामने वाला ऑनेस्ट आदमी है ना। सामने वाले ओनर की या उसके मैनेजमेंट की या उसके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के जो हाई लेवल के लोग हैं, उनकी ऑनेस्टी को चेक करना। ठीक है, ऑनेस्टी चेक कर ली, समझ में आ गया क्या। पहले तो देखोगे ना यार सामने वाला कहीं कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं है, ऑनेस्ट आदमी है ना। चलो देख लिया आपने। फिर उसके बाद अब सामने वाले को इतना ज्यादा जज कर रहे हो बैठ के, जरा खुद के गिरेबान में झांक के देखो। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कि आपकी जो एंगेजमेंट की जो टीम है, आपकी जो खुद की टीम है, क्या वो कॉम्पिटेंट है क्या ऑडिट को करने के लिए, क्या उनमें कैपेबिलिटीज है क्या कि वो टाइम पे ऑडिट को खत्म कर सके, क्या आपके पास रिसोर्सेज है क्या ऑडिट करने के लिए। अब यार मेरे तरफ से तो सही सा इंटरनेट दिखाता है, तुम लोग क्या लैग लैग बोलते हो। ए इंटरनेट ठीक है क्या, जरा जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, टाइम नहीं वेस्ट करना, एसक्यूसी वन पूरा खत्म करना है मेरे को। ठीक है, नो लैग। अच्छा ठीक है चलो, तुम लोग के एंड में से भी तो इंटरनेट एरर हो सकता है ना, सिर्फ मुझे ब्लेम करते रहते हो। हाँ, सीख गए हो बस तुम लोग, है ना, मेरे को ब्लेम करना सीख गए हो, मैंने ये देख लिया है तुम्हारे बारे में। सेल्फिश हो जाते हो तुम लोग। तो पहला मैंने तुमको क्या बोला था, पहला मैंने बोला था सामने वाले को एकदम अच्छे से देखना, भैया सामने वाला ऑनेस्ट है ना। फिर खुद के गिरेबान में भी झांक के देख लो, खुद के पास टीम है क्या, ऑडिट तो एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास खुद के पास लोग हैं क्या, कॉम्पिटेंट लोग ऑडिट करने के लिए। आपके पास एंगेजमेंट टीम जो है उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है क्या कि उस ऑडिट को वो कर सके उस टाइम और रिसोर्सेज में। ठीक है, आपने खुद के गिरेबान में भी झांक के देख लिया, सामने वाले को भी झांक के देख लिया, अब क्या करोगे। आप ये देखोगे वेदर द फर्म एंड एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। आप ये देखोगे कि अगर आप ऑडिट करने जाते हो इस एंटिटी की, तो क्या आप पूरे एथिक्स के साथ ऑडिट कर सकते हो क्या, ये देखोगे। पूरी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करके क्या आप वहां की ऑडिट कर सकते हो क्या, आप ये देखोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, पूरे इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सकते हो, तो ही काम को एक्सेप्ट करना। तीसरी चीज, तो पहला आपने क्या देखा, सामने वाले को झांक के देखा, फिर खुद को झांक के देखा, फिर ओवरऑल देखा कि भैया एथिक्स के हिसाब से ऑडिट कर सकते हैं क्या। चौथी चीज क्या है, significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement and their implications for continuing the relationship। मतलब क्या, ऐसा हो सकता है क्या आपने प्रीवियस ईयर इस फर्म की एंटिटी की ऑडिट की थी, प्रीवियस ईयर आपने इस एंटिटी की ऑडिट की थी, करंट ईयर अब आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सोच रहे हो कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। पिछले साल तो आपने किया ही था, इस साल भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप देखोगे कि आपको रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखोगे यार प्रीवियस ईयर में कोई ऐसी
घटना घटी थी क्या, कोई ऐसा इवेंट घटा था क्या जिससे इस साल आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। तो ऑडिटर जरा पीछे जाके देखेगा, ये देखेगा कि कुछ ऐसा मैटर है क्या जो पिछले साल आया था प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में, जिससे आप इस साल शायद ऑडिट ना एक्सेप्ट करो। मतलब रिलेशनशिप कंटिन्यू करने से पहले आप उन मैटर्स को ध्यान में दोगे जो पिछली साल आपके सामने आए थे, क्या वो इस बार के रिलेशनशिप को इंपैक्ट करेंगे क्या। समझ गए क्या तुम लोग। तो ये चार चीजें हैं, चार चीजें हैं, याद हो गई क्या ये चार चीजें। पहले खुद को देखना है, सॉरी पहले सामने वाले को देखो, खुद को जज करने से पहले सामने वाले को कर लो ना यार, सामने वाला ऑनेस्ट है क्या, ठीक है, इंटीग्रिटी चेक कर ली। फिर जरा खुद की टीम को देखो, खुद की टीम जो है एंगेजमेंट की टीम, वो केपेबल है क्या, उनमें इतनी कॉम्पिटेंसी है क्या कि वो ऑडिट को बिल्कुल उस टाइम में उस रिसोर्सेस के साथ कर पाएंगे। तीसरी चीज क्या है, क्या बोला था जरा मैंने, आप ये देखोगे क्या आप ऑडिट को अच्छे से प्रॉपर प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से कर पाओगे क्या, ठीक है। फिर देख लोगे पिछली साल कोई ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे क्या जो आपको इस बार रिलेशनशिप करने से पहले सोचने पे मजबूर कर दे, वो देख लो। अरे अरे बिकी ने जो क्वेश्चन पूछा ना, मुझे बिकी का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा बच्चों, मैं बिकी का क्वेश्चन आंसर करूंगी। समझ में आ गया क्या तुम लोगों को ये, हाँ जी पढ़ाऊंगी आदित्य, यस। ये पॉइंट समझ में आया, तो ये पॉइंट आपको एक पॉइंट समझ में आ गया एसक्यूसी 1 का, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। सबको समझ में आया तो जरा थम्स अप दे दो मैडम को। मैडम मांग रही है, मांग रही है, दे तो तुम लोग हो नहीं, मैम को मांगना पड़ता है, थम्स अप दे दो, भूल गए हो तो थम्स अप दे दो। ओके बच्चों, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अच्छा पहले ना एक बार ये एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट पढ़ लो। देखो जरा मैं जूम करके दिखाती हूं, तुम लोगों ने सी पॉइंट पढ़ा है। एथिकल रिक्वायरमेंट तुम लोगों को पता है क्या, क्या एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। किसी को मेमोरी टेक्निक याद है, मैंने आपको मेमोरी टेक्निक पढ़ाई थी। एथिक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, क्या जरा बताओगे। बताओ, मुंह में क्या चाय पी रहे हो, बोला नहीं जा रहा तुमसे। हाँ, क्या एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप ऑडिट पे जाते हो बच्चों, तो किन एथिक्स को आपको फॉलो करना है। मेमोरी टेक्निक क्या है, बायोपिक। बायोपिक इज द मेमोरी टेक्निक। याद कर लो, अपनी नोटबुक में भी लिख लो कि ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तो आईईएसबीए कोड के हिसाब से ऑडिटर को किन एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। बायोपिक इज द मेमोरी टेक्निक। बी मतलब ऑडिटर को हमेशा, आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा, वहां लिख लो, प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ता है। बी मतलब बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ता है। आई मतलब हमेशा आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, मतलब ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। पी मतलब ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो उसे अपना पूरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यूज करना है, मतलब जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी है उसे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। और रह गया, उसे ऑब्जेक्टिविटी पूरी मेंटेन करनी है। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बच्चों फैक्ट्स और फिगर्स को देख के काम करना, सिर्फ अपने अंदाजे से काम नहीं करना, फैक्ट्स को फिगर्स को ध्यान में रख के काम करने को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से काम करना। सी मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि रिलायंस की ऑडिट करने गए तो उसको आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर पता चल गया कि रिलायंस अब मर्ज होने वाला है, मर्ज तो नहीं होगा बता रही हूं, मर्ज होने वाला है, अंदर की बात है, तो आप इधर उधर जाके बताते नहीं फिरोगे कि यार रिलायंस मर्ज होने वाला है, रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो, ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। समझ में आ गया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ये पॉइंट समझ में आ गया। एथिकल रिक्वायरमेंट वाला, एथिकल रिक्वायरमेंट वाला क्या पॉइंट है, बायोपिक इज द मेमोरी टेक्निक, याद रहेगा आपको, बायोपिक, बायोपिक मेंटेन करना पड़ता है। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गए, बी और सी। आगे बढ़ूंगी मैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मैम कैन यू टेल, एक मिनट मैम, कैन यू टेल दीज आर, कैन वी टेल दीज आर फंडामेंटल, यस दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दीज आर फंडामेंटल ethics that the auditor needs to follow। चलो अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, चलो आओ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। एसक्यूसी 1 ने क्या बोला, एसक्यूसी 1 ने बोला, फर्म, सुन फर्म इधर आ, फर्म बोला क्या, अब क्या हो गया, फर्म बोल रहा है यार क्या हो गया, ये एसक्यूसी 1 बुलाता रहता है यार मुझे बार बार। एसक्यूसी 1 ने बोला, फर्म
तुम कुछ ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अपनी फर्म में लगा दो। SQC1 ने बोला फर्म तुम ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अपनी फर्म में लगा दो कि तुम्हारे फर्म में जो वर्कफोर्स हो, मतलब जो लोग काम करते हैं, वर्कफोर्स हो, वो बिल्कुल डिजायर्ड कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस की हो। मतलब आप अपने फर्म में, हाँ जी संकेत पूछो, ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट क्या है? SQC1 बोलता है फर्म आप अपने ना फर्म के अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगा दो जो ये इंश्योर करे कि जो आपके फर्म के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो आपकी वर्कफोर्स है, वो बिल्कुल कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस वाली होनी चाहिए। आप क्या इनकेपेबल लोगों को अपॉइंट करोगे क्या फर्म में? कोई फायदा है क्या उनको अपॉइंट करने का? बोलोगे। अगर लोग बायोपिक में दूसरा आई कुछ भी नहीं है बच्चों, बायोपिक में जो पॉइंट जितने मैंने लिखे हैं वही है, वो आई है वो एक्स्ट्रा हो गया, आई का भी इंटीग्रिटी ही मान लो, समझ गए? चलो, SQC1 बोलता है, समझ में आ गया ना ह्यूमन रिसोर्स का क्या पॉइंट है? ह्यूमन SQC1 ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि SQC1 ये चाहता है कि फर्म आप लोग जितने भी लोगों को अपने फर्म में अपॉइंट करो ना, वो बिल्कुल कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि ताकि वो ऑडिट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर सके। समझ गए क्या? तो फर्म, एक मिनट, तो पेन सेम हो गया। फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए अपनी फर्म में, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके पास सफिशिएंट वर्कफोर्स है, उनके पास प्रॉपर कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है ऑडिट को करने के लिए स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ गए? What if the auditor comes to know, एक मिनट, what if the auditor comes to know that the management is lacking integrity after accepting the audit? हो सकता है, हो सकता है ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली और बाद में उसे पता चलता है कि यार ये लोग तो मेरे को इंटीग्रिटी वाले नहीं लग रहे, यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे इंडिपेंडेंस के हिसाब से काम करने नहीं देंगे, पर अब तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली। तो आप लोग क्या करोगे? ऑडिटर जो है वो अपनी फर्म में जाके इसके बारे में बताएगा, अपने प्रिंसिपल को इसके बारे में बताएगा, और फिर वो लोग देखेंगे कि क्या एक्शन वो लोग ले सकते हैं। अगर वो लोग को ऑडिट से निकलना है, अगर लॉ परमिट करती है तो वो ऑडिट छोड़ देंगे, अगर नहीं परमिट करती तो वो दूसरी चीजें करेंगे, तो वो बाद की बात है, ठीक है? पर ये लोग अपने आप में डिस्कशंस करेंगे प्रिंसिपल और ऑडिट फर्म की क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स समझ गए तुम लोग, सारे बच्चे समझ गए कि फर्म को अपने फर्म में ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बैठा लो ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि आपका वर्कफोर्स बिल्कुल सफिशिएंट है और बिल्कुल कैपेबिलिटी वाले लोग हैं, ताकि ऑडिट को वो लोग बिल्कुल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सके। तुम लोगों ने मेरे से ये तो नहीं पूछा मैम फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कौन से बैठाने चाहिए? कुछ एग्जाम्पल देने बोला नहीं तुम लोगों ने। मैम कौन से पॉलिसीज प्रोसीजर्स बैठाएगा फर्म? ऐसे कौन से पॉलिसी प्रोसीजर बैठाने चाहिए जो ये इंश्योर करे कि आपका वर्कफोर्स सफिशिएंट है, आपका वर्कफोर्स में बिल्कुल कैपेबिलिटी है? कौन से पॉलिसीज होने चाहिए? तो देखो कुछ एग्जांपल है। आपको नहीं लगता प्रॉपर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सिर्फ कैपेबल लोग रिक्रूट हो? उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टाइम पे इवैल्यूएट होना चाहिए ताकि आप देख सको कि ये लोग कैपेबल है कि नहीं। कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उनका कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, टाइम टाइम पे उनको अगर अच्छा कर रहे हो तो उनको प्रमोशन दो, उनका करियर डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको अच्छा कॉम्पनसेशन दो जहां जहां जरूरत है। एस्टिमेशन ऑफ पर्सोनल नीड्स, आप हमेशा ये भी देखते रहो, आप ऐसे पॉलिसीज भी अपने फर्म में लगाओ जिससे आप ये देख सको कि आपको और स्टाफ की जरूरत है क्या, क्या इतने स्टाफ जो आपकी फर्म में है वो सफिशिएंट है क्या? तो ऐसी एक पॉलिसी होनी चाहिए जो ये डिटरमाइन करती रहे कि भैया जितने भी लोग आपकी फर्म में वो सफिशिएंट है क्या, और लोग अपॉइंट करने की जरूरत है क्या? ऐसे पॉलिसीज होने चाहिए। ये पॉलिसीज याद रखना एग्जाम में। पॉलिसीज कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स के एग्जाम्पल दे दो तो आप लिख कर आओगे। ये तो नॉर्मल है ना, आपको पता है किसी भी कंपनी का HR का काम है ये, रिक्रूटमेंट को देखना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस देखना, टाइम टाइम पे प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन और पर्सनल नीड्स को देखना, HR का काम है ये। समझ गए? समझ गए तुम लोग? मॉनिटरिंग का पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? ये आपका मॉनिटरिंग का पॉइंट था। ओहो यार, ये रहा, जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक मिनट। अब आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा, पहले नीट क्लीन नहीं दिख रहा था। ओके, has everybody understood this point? I told you about ethical requirements. I told you about acceptance and continuance of client relationship.
I told you about human resource. Now we will be reading about engagement performance. What is this? SQC1 बोलती है, SQC1 बोलता है चाहे तुम रिव्यू की सर्विस दो, चाहे तुम ऑडिट के एंगेजमेंट पे जाओ, चाहे तुम अश्योरेंस एंगेजमेंट पे जाओ, या तुम कोई अदर एंगेजमेंट पे जाओ, तुम्हें एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। चाहे तुम ऑडिट की एंगेजमेंट पे जाओ, रिव्यू की जाओ, अश्योरेंस की जाओ, कोई भी एंगेजमेंट पे जाओ, तुम्हें उस एंगेजमेंट को बिल्कुल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। तो ये परफॉर्मेंस पे है कि अगर आप कोई भी काम करने जाओगे, फर्म सुन, SQC1 बोलता है फर्म सुन, अपने फर्म में ना थोड़े पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगा लो, ये इंश्योर करने के लिए कि आप कोई भी काम करो वो काम प्रॉपर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है, आई टेक यू टू दैट पॉइंट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, SQC1 बोलता है फर्म को कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बैठा लेने चाहिए अपनी फर्म में, ये इंश्योर करने के लिए जो फर्म अपना जो काम करे ऑडिट का, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करे। तो आप SQC1 बोलता है कि ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी बैठा लो जो ये इंश्योर करे कि आपकी फर्म कोई भी काम करे, चाहे वो ऑडिट का काम करे, वो स्टैंडर्ड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करे। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। शुभ शुभ, ओके ओके, ये समझ में आ गया ये पॉइंट। अच्छा, आपको ये पूछोगे नहीं कि मैडम क्या पॉलिसी प्रोसीजर बिठाने चाहिए यार, अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऑडिट का काम प्रॉपर स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो, तो कौन से पॉलिसीज बिठाने पड़ेंगे, देखोगे। यहां तक समझ में आ रहा है ना? एक बार जरा बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? बाकी के बच्चे ऐसे थम्स अप दे दो यार मैडम को। क्या करते हो यार तुम लोग? हाँ, मैम को कैसे पता चलेगा तुमको समझ? पता है मैं ये थम्स अप देने क्यों बोलती हूँ? सुन लो पहले। थम्स अप देने इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरे को पता चले कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अगर नहीं देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, इसलिए। ठीक है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो अपने फर्म में आप कुछ ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगाओ कि फर्म ये इंश्योर करने के लिए कि फर्म अपना काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करे। ठीक है, ओके मैम, क्या पॉलिसी लगानी चाहिए यार? क्या पॉलिसी लगानी चाहिए, क्या मैटर्स लगाने चाहिए? चलो आ जाओ, ये मैटर्स होते हैं। अब ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपकी एंगेजमेंट टीम को किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है। जब आपको पता है, जब भी आप ऑडिट करने जाते हो ना, आपका प्रिंसिपल बैठ के आपको पहले ब्रीफ करेगा कि यार देख, ऐसे ऐसी एंटिटी है, उसका इन्वायरमेंट ऐसा ऐसा है, वो इस तरीके का काम करती है, ऐसे आपको ये चीजें यहाँ पे मिसस्टेटमेंट होने की हो सकती है कि मिस्टेक हो जाए, इस तरीके को ऐसे चेक करना, इस चीज को ऐसे चेक करना। तो ऑडिटर चेक करेगा कि आपकी एंगेजमेंट टीम को किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है एंगेजमेंट से पहले, ताकि उन्हें काम की सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, काम का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। सबसे पहले आप ये चेक करोगे हाउ, आपकी एंगेजमेंट टीम को कैसे ब्रीफ किया जाता है। ऑडिट पे जाने से पहले ऑडिटर चेक करेगा कि आपकी एंगेजमेंट टीम को किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है। तो पहली चीज, क्या प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्या प्रोसेस आपने लगा रखा है अपनी फर्म में ये इंश्योर करने के लिए कि आप जो भी काम करो वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से करो। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप काम करो। क्या प्रोसेस आपने लगाया हुआ है, ये ऑडिटर चेक करेगा कि आपने क्या प्रोसेस लगाया हुआ है ये इंश्योर करने के लिए कि आप जो भी काम करो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या प्रोसेस आपने बैठाया हुआ है एंगेजमेंट का सुपरविजन करने के लिए। मतलब ऑडिट पे अगर आपकी फर्म गई है, आपके अगर ऑडिट टीम मेंबर्स ऑडिट करने गए हैं, तो आपने अपनी फर्म में क्या प्रोसेस बैठा रखा है उनके काम को सुपरवाइज करने के लिए, अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, अपने स्टाफ को कोचिंग करने के लिए आपने क्या प्रोसेस बैठाया है। तो दो तरीके के प्रोसेस ऑडिटर चेक करेगा। पहला प्रोसेस, क्या प्रोसेस लगा रखा है ये इंश्योर करने के लिए कि आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हो। क्या प्रोसेस लगा रखा है आपने अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के काम को सुपरवाइज करने के लिए, या उनको ट्रेन करने के लिए, उनको कोच करने के लिए। किस तरीके से आप अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के काम को रिव्यू करते हो।
मेथड ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बीइंग इशूड। तो आप किस तरीके से आपने अपनी फर्म में क्या मेथड बैठा रखा है, ये देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, आपकी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के काम को रिव्यू करने के लिए आपने क्या मेथड बैठा रखा है, आप उसे चेक करोगे। उनके जो जजमेंट्स, अब ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तो जजमेंट्स यूज करता है क्या? ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है, आपको पता है ना, ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तरह तरह की जजमेंट यूज करता है, रिस्क को लेके जजमेंट करता है, मटीरियलिटी को लेके जजमेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जजमेंट करता है। तो आपने क्या मेथड बैठा रखा है उनके काम को रिव्यू करने के लिए, उनके जो जजमेंट उन्होंने ऑडिट में लिए हैं उसको रिव्यू करने के लिए आपने क्या मेथड लगा रखा है, ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म। आपकी ऑडिट टीम जब ऑडिट करने जाती है तो क्या अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है क्या, उसको आप रिव्यू करोगे कि कितना डॉक्यूमेंट, किस एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है, वो आप चेक करोगे। प्रोसेस टू कीप ऑल द पॉलिसीज, आपने क्या प्रोसेस लगा रखा है, अपने जितनी भी पॉलिसीज आपकी फर्म में अपडेटेड रहे, करंट रहे, उसको लेके आपने क्या प्रोसेस लगा रखा है। देखो आपकी फर्म में बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगे होते हैं, तो आपने क्या प्रोसेस बैठा रखा है ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी जितनी पॉलिसीज आपने अपनी फर्म में लगाई है वो पॉलिसीज बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है, बिल्कुल करंट है, अपडेटेड है। समझ गए? तो ये चीजें ऑडिटर चेक करता है। तो पहला आपको मैंने क्या बताया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेकर, कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपकी फर्म में आपने क्या पॉलिसीज प्रोसीजर लगा रखे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी टीम जब ऑडिट करने जाए तो बिल्कुल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट करे। तो ये क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिटर किन पॉलिसीज को चेक करेगा। तो ये हो गए क्या मैटर्स एड्रेस्ड होते हैं, देख लो। आप किस तरीके से अपनी एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करते हो, ऑडिटर चेक करेगा। तो जितना अच्छा ब्रीफ करोगे उतना अच्छा ऑडिट समझ में आएगा, उतना अच्छा काम समझ में आएगा आपकी टीम को। तो किस तरीके से आप ब्रीफ करते हो। फिर 3 प्रोसेसेस को ऑडिटर चेक करेगा। क्या प्रोसेसेस है, 1 2 3। क्या प्रोसेस बैठा रखा है ये इंश्योर करने के लिए कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई होते हैं। पहला पॉइंट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्या प्रोसेस बैठा रखा है आपने अपनी टीम के काम को सुपरवाइज करने के लिए, या अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, या उन्हें कोचिंग देने के लिए। क्या प्रोसेस आपने बैठा रखा है ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी फर्म की जितनी पॉलिसीज है वो करंट है। फिर क्या मेथड आपने अडॉप्ट कर रखा है दूसरों के काम को रिव्यू करने के लिए, और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, आप जो भी काम करने जाते हो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखते हो कि नहीं, उसको भी ऑडिटर चेक करेगा। समझ गए? ये सारे पॉइंट समझ गए? सबसे पहला पॉइंट है किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है उसको चेक करेगा। 3 प्रोसेसेस को चेक करेगा। 3 क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप सुपरवाइज करते हो, क्या आपकी पॉलिसीज करंट है, क्या क्या पॉलिसी बैठा रखे हैं कि आपकी एंगेजमेंट टीम स्टैंडर्ड को कंप्लाई करती है। उसके बाद में क्या मेथड आपने काम को रिव्यू करने के लिए बैठा रखा है, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन रखते हो कि नहीं। समझ में आ गया, याद हो गए, थोड़ा बहुत आइडिया तो आ जाएगा। अब जब भी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का पॉइंट आएगा आपके दिमाग में पॉइंट आएगा किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है। 3 प्रोसेसेस को ऑडिटर चेक करता है, वो ये 3 प्रोसेसेस हैं। समझ गए? दूसरा ऑडिटर आके हमारी फर्म में आके चेक करेगा, दूसरा ऑडिटर नहीं है ये, आपका खुद का प्रिंसिपल है। SQC1 बोलता है इसको। SQC1 बोलता है कि फर्म फर्म तुम अपने फर्म में पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बैठाओ। तो जब ऑडिटर, ये ऑडिट फर्म की बात चल रही है, ऑडिट फर्म चेक करेगा। ऑडिट फर्म में इंश्योर करना है कि आप जो भी काम करो वो बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करो। आप ऑडिट फर्म को भी कोई दूसरा ऑडिटर थोड़ी चेक करने आता है, आपको अपनी ऑडिट फर्म में ये इंश्योर करना है। तो बेसिकली आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो ये चेक करता है कि आपके फर्म में प्रॉपर पॉलिसीज तो है ना। ठीक है, SQC1 बोलता है फर्म्स को करने के लिए मॉनिटरिंग। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, फर्म के अंदर इतने पॉलिसीज है यार, आपने पढ़ लिए एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस को लेके पॉलिसीज है, आपने देखा ह्यूमन रिसोर्स को लेके पॉलिसीज है, बाकी फलाना फलाना बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं जो फर्म को मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इतने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी फर्म में मॉनिटरिंग की भी पॉलिसीज लगानी चाहिए। आपको अपनी फर्म में मॉनिटरिंग की पॉलिसीज लगानी चाहिए। अब ये मॉनिटरिंग की पॉलिसीज क्या करेगी, ये इंश्योर करेगी, ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगी कि फर्म की जो दूसरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो बिल्कुल क्या है, करंट है और बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। मतलब मॉनिटरिंग,
आपको अपनी फर्म में कुछ मॉनिटरिंग के पॉलिसीज प्रोसीजर्स लगाने चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके जो फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो बिल्कुल करंट है और आउटडेटेड नहीं है। समझ गए? अच्छा, आपने अपने फर्म में पॉलिसीज बना दी, आपको नहीं लगता फर्म की पॉलिसीज को टाइम टाइम पे आपको अपडेट करना पड़ता है? जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा। पुराने पुराने पॉलिसीज थोड़ी फॉलो करते रहोगे। तो मॉनिटरिंग की पॉलिसीज आपको लगानी चाहिए जो ये मॉनिटर करे कि फर्म के दूसरे पॉलिसीज प्रोसीजर्स बिल्कुल अप टू डेट है, करंट है, आउटडेटेड नहीं। सब पॉलिसीज को मैटर करने के लिए देखो, मॉनिटरिंग का क्या पॉइंट है? फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रोवाइड, आपको अपने फर्म में कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाने चाहिए जो आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने क्वालिटी कंट्रोल के अंडर लगा रखी है वो बिल्कुल रेलिवेंट है, एडिक्वेट है और बिल्कुल अच्छे से ऑपरेट कर रही है। समझ गए? तो आपको अपने फर्म में मॉनिटरिंग के पॉलिसीज लगाओगे। ये मॉनिटरिंग के पॉलिसीज आपको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आपने क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज अपने फर्म में लगा रखे हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं, क्या वो एडिक्वेट हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये पॉलिसीज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए आपको मॉनिटरिंग के पॉलिसीज लगाने पड़ेंगे ताकि रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल के आपके पॉलिसीज प्रोसीजर्स है वो बिल्कुल रेलिवेंट है, एडिक्वेट है और अच्छे से काम कर रहे हैं। समझ गए? समझेगी नहीं? ओके, तो इसमें बेसिकली अब 3 पॉइंट्स है। मॉनिटरिंग के अंदर क्या पॉलिसीज लगाने मैम? द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज इज टू प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन ऑफ, तो जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप लगाते हो मॉनिटरिंग के अंदर, वो किन चीजों को इवैल्यूएट करती है? मतलब ये जो मॉनिटरिंग के आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगा रखे हैं, ये किन चीजों को इवैल्यूएट करते हैं? ये देखते हैं कि आपके जो जितने भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को अधर करते हैं कि नहीं, कंप्लाई करते हैं कि नहीं। तो मॉनिटरिंग की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ये किन चीजों को इवैल्यूएट करते हैं? ये देखते हैं कि जितने भी पॉलिसीज बने हुए हैं क्या वो स्टैंडर्ड को, लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं कि नहीं। जो आपके क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है क्या वो ठीक से डिजाइंड है कि नहीं, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है कि नहीं। आपकी पूरा इतना क्वालिटी कंट्रोल का आपने सिस्टम बैठा रखा है अपनी फर्म में, तो क्या आपका क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम अच्छे से डिजाइंड है कि नहीं, अच्छे से इंप्लीमेंटेड है कि नहीं। ठीक है? और जितने भी क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने लगा रखे हैं क्या वो अप्रोप्रिएटली आपने लगाए हैं ना, कि नहीं। बस समझ में आ गया, सो दैट आप जो भी रिपोर्ट इशू करो वो अप्रोप्रिएट रहे। तो बेसिकली मॉनिटरिंग के आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाने हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग के आप पॉलिसीज लगाओगे। ये मॉनिटरिंग के पॉलिसीज किन चीजों को इवैल्यूएट करते हैं? क्या चीजें देखते हैं कि आपके फर्म की जितनी पॉलिसीज है क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है ना, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल का पूरा सिस्टम है क्या वो ठीक से डिजाइंड है, ठीक से इंप्लीमेंटेड है ना, और जो आपके फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो अच्छे से इंप्लीमेंटेड है ना। सिर्फ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने से होता है क्या, उनको ठीक से इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। हम्म समझ में आ गया? ये आपका SQC1 का पॉइंट था। बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आते यार ये SQC1 किसकी बात करता है, ये पॉइंट किसके बारे में है, ये एंटिटी के बारे में है, ये पॉइंट फर्म के बारे में है, ये किन के बारे में है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑडिट फर्म के बारे में। तो SQC1 अच्छे से समझ में आ गया। ये मॉनिटरिंग भी पढ़ लिया, एंगेजमेंट मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आया तो नीचे के पॉइंट समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। चलो, ओके, एक बार लास्ट स्क्रीन देख लो। लास्ट वाली स्क्रीन थी अपनी मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग के आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल सके कि जो भी आपके क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, एडिक्वेट है और अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज है आपकी मॉनिटरिंग की, ये किन चीजों को इवैल्यूएट करती है, ये देखती है कि जो आपके क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है क्या वो स्टैंडर्ड्स को, लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं क्या, आपका जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है क्या वो ठीक से डिजाइंड है क्या, ठीक से इंप्लीमेंटेड है क्या, आपके जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं क्या वो अप्रोप्रिएटली अप्लाइड है कि नहीं। तो बेसिकली अगर आपको मैं याद करवाना चाहूं, अगर आपको ये पॉइंट को याद करना है तो ये देख लो, मॉनिटरिंग के जो पॉलिसीज हैं वो किन चीजों को इवैल्यूएट करते हैं। मॉनिटरिंग के पॉलिसीज
किन चीजों को इवैल्यूएट करते हैं? वो ये इवैल्यूएट करते हैं जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है, क्या ये लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती है क्या ये पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंटेड है क्या? ठीक है। और आप ये भी देखते हो, ये जो क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है, क्या ये ठीक से डिजाइंड है, क्या ये ठीक से इंप्लीमेंटेड है, क्या ये अच्छे से ऑपरेट कर रहा है? समझ गए? ये डायग्राम बना लो। अभी मैं लेती हूं, बिकी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 में क्या डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी। क्वालिटी कंट्रोल आप लोग समझ गए? क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज को लेके 2 पॉइंट है। आपका मॉनिटरिंग का पॉलिसी प्रोसीजर्स ये इवैल्यूएट करेगा कि आपके जो क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसी प्रोसीजर्स है वो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हैं ना, और वो ठीक से इंप्लीमेंटेड है ना, ताकि चाहे जो भी रिपोर्ट आप इशू करो ऑडिट की, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। आपका क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम ठीक से डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेट कर रहा है ना। हाँ, अधरेंस की जगह कंप्लाई लिखोगे तो चलेगा, अधरेंस का मतलब ही होता है कंप्लाई करना। ठीक है, समझ गए क्या? जरा बता दो यार, मैं अपना गला फाड़ फाड़ के तुमको समझा रही हूं। तुम लोगों को इमोशनल टॉर्चर करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। इमोशनल टॉर्चर करने से तुम लोग जवाब देते हो, नहीं तो फिर नहीं देते हो। चलो, ये समझ गए तुम लोग। चलो, अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाना है, जो सारे बच्चे जानना चाह रहे थे। क्या जानना चाह रहे थे? ऐसे 200, मैम ऐसे 220 भी तो क्वालिटी कंट्रोल पे है, एसक्यूसी 1 भी तो क्वालिटी कंट्रोल पे है। बिकी है क्या क्लास में? बिकी, बिकी, तुम क्लास में हो, तुम्हारा भी ये डाउट था, मैं तुमको भी एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हारा डाउट। जी चलो, दो बच्चों ने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा, मैडम ऐसे 220 तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करता है, एसक्यूसी 1 कंट्रोल के बारे में बात, में क्या डिफरेंस है? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने आप क्या बोला था? गया वो लिखा हुआ था ना एक जगह, चलो गुम हो गया, कोई बात नहीं, वापस से लिख देती हूँ। एसक्यूसी 1 बोलता है ऑडिट फर्म, चाहे तुम ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे तुम रिव्यू की सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे तुम कोई अदर सर्विस प्रोवाइड करो, इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करने के समय तुम्हें क्वालिटी का कंट्रोल मेंटेन करना है, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम करना है। चाहे तुम ऑडिट का काम करो, चाहे तुम रिव्यू का काम करो, चाहे तुम कोई अदर सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे तुम अश्योरेंस का काम करो, तुम कोई भी एंगेजमेंट करो, किसी तरह की भी तुम एंगेजमेंट करो, तुम्हें क्वालिटी कंट्रोल को क्या करना है? मेंटेन करना है। ये समझ में आया क्या एसक्यूसी 1 क्या बोलता है? ऑडिट फर्म, तुम चाहे कोई भी सर्विस, तुम चाहे कोई भी एंगेजमेंट में काम करो। बफरिंग हो रहा है? ठीक हुआ क्या? लैग बताएंगे एवरीबॉडी, ठीक हुआ? अब ठीक हुआ? हो गया? हुआ? ठीक हुआ? जरा बता दो यार। अब यार ये ऑडिट बहुत, एवरीबॉडी, लैग इज फाइन नाउ, लैग इज फाइन। एवरीबॉडी, लैग इज फाइन। रिफ्रेश भी कर लिया, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? आई एम सो सॉरी, कुछ भी समझ नहीं आया जो भी आपने अभी समझाया, अभी मैंने कुछ ज्यादा समझाया नहीं है। अच्छा चलो फटाफट सुन लो, फटाफट सुन लो, अब ध्यान से सुनना। एसक्यूसी 1 ये बोलता है कि ऑडिट फर्म्स, अगर आप ऑडिट की सर्विस दो,
अगर आप रिव्यू की सर्विस दो, आप अश्योरेंस की सर्विस दो, आप कोई अदर सर्विस दो, चाहे आप कोई भी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे आप कोई भी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो, चाहे ऑडिट के, रिव्यू के, चाहे अदर सर्विसेज के, कोई भी एंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व होते हो ना, आप ये इंश्योर करना ऑडिट फर्म कि आप क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करो। ठीक है, एसक्यूसी वन समझ गए क्या बोलता है? एसक्यूसी वन बोलता है, पूरे ऑडिट फर्म को बोलता है, चाहे हम भिन्न भिन्न प्रकार की कोई भी सर्विस दे दो, आप क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना। ऐसे 220 किस पे है? ऐसे 220 सिर्फ ऑडिट पे लगता है। ऐसे 220 ऑडिट फर्म को बोलता है, ऑडिट फर्म जब आप ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करो ना, तब आप प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना। तो एसक्यूसी वन तो चाहे ऑडिट फर्म कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, सब पे लगता है। ऐसे 220 सिर्फ ऑडिट के बारे में बात करता है कि ऑडिट फर्म जब तुम ऑडिट की सर्विस दो, तब तुम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एसए 220 जो है वो एसक्यूसी वन की लाइन पे बना हुआ है। एसक्यूसी वन के हिसाब से ही ऐसे 220 पड़ा बना हुआ है। एसक्यूसी वन तो सारी सर्विसेज के बारे में बात करता है, ऐसे 220 स्पेसिफिकली ऑडिट के बारे में बात करता है कि ऑडिटर जब तुम ऑडिट की सर्विस दो, तब क्वालिटी को मेंटेन करना। तो मोस्टली आप देखोगे इनके पॉइंट्स जो है वो मोस्टली सेम है, क्योंकि दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। पर बात बस में डिफरेंस ये है, एसक्यूसी वन ऑडिट सारी सर्विसेज के बारे में बात करता है और ऐसे 220 सिर्फ ऑडिट के बारे में बात करता है। मतलब एसक्यूसी वन में ऐसे 220 कवर हो जाता है, उसके ये अलग स्टैंडर्ड है। एसक्यूसी वन अलग है, ऐसे 220 अलग है। बट आप ये जरूर बोल सकते हो ऐसे 220 एसक्यूसी वन की लाइन सेम टर्म्स पे बना हुआ है। एसक्यूसी वन वाइड है क्योंकि एसक्यूसी वन सारी चीजों के बारे में बात करता है, ऐसे 220 नैरो है बट सेम टर्म्स पे बना हुआ है एसक्यूसी वन के। समझ गए? एवरीबडी अंडरस्टूड डिफरेंस? ये डिफरेंस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये एसक्यूसी वन फिर अलग क्यों बन गया, ऐसे 220 अलग क्यों है, ये दोनों तो सेम पॉइंट्स इनके सेम है, बातें ये अलग अलग क्यों सेम कर रहे हैं, पर अलग अलग क्यों बने हुए हैं? तो आई होप सबको समझ में आ गया। एसक्यूसी वन ऑडिटर, दोनों ही ऑडिटर पे ही अप्लाई होते हैं। ऐसे 220 भी ऑडिटर पे ही लग रहा है, एसक्यूसी वन भी ऑडिटर पे लग रहा है। एसक्यूसी वन में चाहे वो ऑडिटर कोई भी सर्विस दे वो सब पे लगता है, इससे 220 सिर्फ ऑडिट पे लगता है कि ऑडिटर जब तुम ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते हो। समझ में आ गया एवरीबडी? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो, तो ये आपका ऐसे नहीं है कि पहले ऐसे 220 बना फिर एसक्यूसी वन बना, ये सेम टर्म्स पे है। तुम लोग ना फिर उसका ऐसे ऐसे करके उसका सी सेक्शन करने लगते हो। जब फिर कोई पॉइंट का डिफरेंस तुम्हें समझ में आता है ना, फिर तुम सीजर लेके उसको खोलते हो, उसका सी सेक्शन करना स्टार्ट कर देते हो। प्लेन मैंने तुमको क्या बोला, सेम टर्म्स पे बना हुआ है, बस बात खत्म हो गई, है ना? हाँ, फिर तुम बड़ा घुस के उसमें स्विमिंग करने लगते हो क्या उस पॉइंट के अंदर जाके? कोई कुछ सोचने लगता है, कोई कुछ सोचने लग जाता है। आई होप तुम लोग समझ गए अब। अच्छा, जितने भी बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा है क्या जो साउथ का बच्चा है जिसे सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है? बच्चों, आप लोगों को हेल्प करने के लिए ना मैंने 2 बैचेस स्टार्ट किए हैं, ताकि मैं सारे हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ा सकूं और सारे इंग्लिश वाले बच्चों को भी पढ़ा सकूं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में और सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो हिंदी वालों, आपके लिए तो डेफिनेटली ये चल रहा है बैच जो स्पेशल क्लासेस में चल रहा है, और इंग्लिश वालों तुमको मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। पर इसके इसके बाद में मैं आप लोगों को एक बोलूंगी, एक और चीज बोलूंगी। कल का जो टेस्ट है 14th है, कल कल टेस्ट जो होगा, फिर से अपनी कैलेंडर को मार्क कर दो, जहां पे भी आपको लिखना है लिख दो। 3 बजे कल टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 पे टेस्ट होगा। समझ गए? तो प्रिपेयर्ड आना, फिर से बोल रही हूँ। कल वैसे हमारी क्लास सुबह की स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं आपको झकास सारा पूरा रिवीजन फिर से एक बार कराऊंगी, ताकि टेस्ट में चैप्टर 2 नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर्स का टेस्ट ले रही हूँ। ठीक है? क्योंकि ऐसे फिर सारे बोल रहे हैं यार चैप्टर नंबर 1 इतना बड़ा है मैम, इतना वास्ट है। तो चलो एक एक चैप्टर की टेस्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन अपने को स्ट्रांग रखनी है। कल की क्लास जो होगी, मैं आप लोगों को सुबह की क्लास में बहुत सारे एमसीक्यूज कल और बहुत सारे ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है? तो याद रखना, कल की क्लास में एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा, ट्रू एंड फॉल्स प्रैक्टिस होगा, बहुत झकास मैनर में होगा, और बाकी हम ऊपर ऊपर से सारा रिवाइज भी करेंगे फिर से। अच्छा, कुछ कुछ पॉइंट अपनी क्लास में बाकी भी है, जो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ये देख लो, आपका एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट। एथिकल रिक्वायरमेंट मेमोरी टेक्निक क्या था? बायोपिक। बी मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, आई मतलब इंटीग्रिटी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, पी मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर,
और सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। समझ गए? तो ये आपका एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट था। कल की क्लास में अपने ये डिस्कस कर लेंगे, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या होता है। जितने भी बाकी रिमेनिंग पॉइंट है ये कल की क्लास में मैं आपको ले लूंगी, डोंट वरी। तो अगर कल की क्लास में पहले तो जितने रिमेनिंग पॉइंट्स है वो कवर करेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट था। अच्छा, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई बट ये पॉइंट यहाँ पे मिस कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। एसक्यूसी वन का ये ऊपर वाला पॉइंट समझ लो, ये एक ऊपर वाला रह गया ना, ये वाला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। आई डोंट नो ये पीडीएफ में कैसे मिस हुआ, बट कई बार हो जाता है, बट आप लोग सुन लो इस पॉइंट का मतलब क्या है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, एसक्यूसी वन ये बोलता है, आपको पता है ना, जैसे ये पीडब्ल्यूसी है, पीडब्ल्यूसी में बहुत सारे पार्टनर्स हैं। मान लो एक पार्टनर है ए, अब इसने कोई एक ऑडिट एक्सेप्ट की है, तो ये अकेला ऑडिट पे नहीं जाता, ये अपनी टीम भेजता है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, पीडब्ल्यूसी के बहुत सारे ए बी सी डी ई पार्टनर्स है, तो अगर एक पार्टनर ने ऑडिट एक्सेप्ट की है तो वो अपनी टीम भेजता है ऑडिट करने के लिए। इस टीम में सीएज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, कुछ जूनियर लोग होते हैं जो ऑडिट करते हैं जाके। ठीक है, समझ गए? तो ए जो बंदा है ना, पीडब्ल्यूसी का जो ए बंदा है, वो ऑडिट कर, वो अपनी टीम को बेचता है। तो एसक्यूसी वन का जो पूरा पुराना वाला पॉइंट है ना, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल बताओ गुड न्यूज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या पॉइंट है? एसक्यूसी वन बोलता है लीडर, लीडर यहां का एंगेजमेंट पार्टनर कौन है जरा बताओ। इस पूरे एग्जाम्पल में ए ने अपनी टीम को भेजा है ऑडिट करने के लिए, एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, किसने ऑडिट एक्सेप्ट की है? पार्टनर कौन है? ए पार्टनर है। ठीक है, इसने अपनी टीम भेजी है ऑडिट करने के लिए। एसक्यूसी वन ये बोलता है कि पार्टनर जरा सुन, तुम लीडर हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करने की पूरी ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से हो, पूरी की पूरी ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, पूरी की पूरी ऑडिट लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ये जो लोग टीम जो जा रही है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए? तो लीडर कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि जो ऑडिट का काम हो वो बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट के साथ हो। कल चलकर उंगली किस पे उठेगी अगर काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हुआ, अगर काम लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हुआ, उंगली किस पे उठेगी? मिस्टर ए के ऊपर उठेगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट को साइन किसने किया है? मिस्टर ए ने किया है। तो ए की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि ऑडिट स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ये एसक्यूसी वन बोलता है कि ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को मेंटेन करना विद इन दी फर्म। समझ में आ गया? ये पॉइंट है, ये पॉइंट कल की क्लास में मैं देखूंगी, आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करूंगी। मैम कल आई एम टर्निंग आउट टू बी ऑफ 23 इयर्स, वेरी वेरी गुड बच्चों। संकेत का कल बर्थडे, कल तुम्हें विश करेंगे बर्थडे में, वेरी वेरी गुड। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल, किसी बच्चे का कमेंट मैंने मिस किया क्या? मैम मेरा चैट विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। मैम प्लीज प्लीज एक्सप्लेन अबाउट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मैम 3:30 तक बत्रा सर की क्लास रहती है, नहीं है कल बत्रा सर की क्लास, तभी तो मैंने 3 बजे का रखा है, कल सर की क्लास नहीं है बत्रा सर की। अच्छा, सर की स्पेशल क्लास हो सकती है, बट 3 बजे अपना टेस्ट रहेगा बच्चों, कुछ तो तुम लोगों को मैनेज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आई थिंक नहीं है सर की स्पेशल क्लास कल, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट कल आप वर्चुअल टेस्ट लेना। संकेत अगर अर्न करेगा तो उसे फर्स्ट रैंक मिल जाएगी। यस यस, यू कैन गो, यू कैन गो। ओके, समझ में आ गया क्या एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का पॉइंट? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि बच्चों, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है जब आप एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हो तो आप एंगेजमेंट को बिल्कुल पॉलिसीज, बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करो, परफॉर्म करो। टेस्ट कहां मिलेगा? टेस्ट कल यूट्यूब पे होगा बच्चों, बोल तो रही हूं मैं, कल यूट्यूब पे 3 बजे 3 PM कल यूट्यूब पे अपना टेस्ट होगा। मैम ये कैन यू प्लीज टेल की एंटिटी की ऑनेस्टी को कैसे डिटरमाइन करेगा बिफोर एंगेजमेंट? बच्चों आप, हिस्ट्री होती है, अगर आप एक बात बताओ, अगर आप टाटा बिरला का, टाटा टाटा रतन टाटा का हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कितने ऑनेस्ट आदमी थे। तो ऑनेस्टी देखना मतलब आप पीछे
प्रीवियस ऑडिटर से भी बात कर सकते हो, यार कभी इंडिपेंडेंस हैम्पर हुआ है क्या, कभी इनका कोई फ्रॉड पिछले का रहा है क्या, क्या इनकी हिस्ट्री कैसी है, ऑडिटर वो चेक करेगा। समझ गए तुम लोग? एक्चुअली वो तुम्हारी पिक लोड नहीं हो रही है विकास, तुमने भेजी तो है मुझे पिक्चर, पिक्चर लोड नहीं हो रही है। ठीक है, कल की क्लास में आई डोंट नो व्हाई अपलोड नहीं हो रही, मुझे पर्सनल मैसेज पे भेज दो। एक काम करो, मैं आपकी पिक्चर खोलने का ही ट्राई कर रही, पर खुली नहीं है। बट बच्चों एक काम, कल की क्लास में जो भी वो डिपेंडेंस वाला पॉइंट बाकी है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट बाकी है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला पॉइंट बाकी है, वो जो कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास 10:45 होगी, और अपने कल रिवाइज करेंगे, और 3 बजे अपने कल टेस्ट लेंगे। ठीक है, भावेश, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है, अभी क्योंकि क्लास का टाइम अप हो गया, आई विल हैव टू एंड दी क्लास। तुम जितना भी मिस हुआ ना, उसका रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड ही हो जाएगी सेशन, रिकॉर्डेड देख लेना। ओके, कल बताऊंगी मैं वो कितने मार्क्स का टेस्ट है, आज नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो अब टाइम अप होने वाला है, अब मुझे क्लास को छोड़ना पड़ेगा। कल तुम लोग पढ़ाई करके आना, बिना पढ़ाई करके एक बच्चा भी नहीं आएगा, और अगर बिना पढ़ाई करके आए तो मुझसे डांट खाओगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय। बच्चों, ये एक एक मिनट, जाने से पहले ये टेस्ट क्यों ले रही हूँ पता है? आपकी राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए। मैं चाहती हूं आप थ्योरी में बहुत अच्छा स्कोर करो, राइटिंग आप समझ जाओ कि कैसे लिखने हैं एग्जाम्स को। इसीलिए ये वर्चुअल टेस्ट हो रहे हैं, ये आप पे बर्डन नहीं है, ये आपके लिए हो रहे हैं, इनको सीरियसली लेना। ठीक है, चलो, बाय बाय। दैट इज नाउ, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।